वेलकम टू माय चैनल रोड टू हिस्ट्री। आज के इस वीडियो में कांग्रेस की स्थापना का सच क्या था, कांग्रेस के लिए जो एक सेफ्टी वल्व थियरी की बात की जाती है क्या वो सही था, या अन्य कई कारण थे जिससे कांग्रेस की स्थापना हुई, इस पर हम चर्चा करेंगे। जहां तक सेफ्टी वल्व थियरी की बात है तो बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि यह एक सेफ्टी वल्व थी जो अंग्रेजों को के खिलाफ कोई बहुत बड़ा जन विद्रोह ना हो उसको रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, और यह एक तरह से डफरिन के दिमाग की उपज थी। 1916 में यंग इंडिया में लाला लाजपत राय का एक लेख छपता है और उसमें वो नरमपंथियों पर हमला करने के लिए नरमपंथियों के खिलाफ ये एक आर्गुमेंट लेकर आते हैं कि कांग्रेस की जो स्थापना है वो एक सेफ्टी वल्व थियरी है और जो डफरिन के दिमाग की उपज है। इसी बात को आरपी दत्ता जो एक मार्क्सिस्ट राइटर हैं वो भी एक कच्चे माल के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं कांग्रेस के खिलाफ, और उनका भी कहना है कि जो एक जन आंदोलन या जनता की लहर थी, जो जनता में एक असंतोष था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उस असंतोष को दबाने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई। और कांग्रेस जो है वो ब्रिटिशर्स के लिए एक सेफ्टी वल्व का काम करती थी ताकि कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा ना हो सके। CF एंड्रूज भी कांग्रेस को एक सेफ्टी वल्व के रूप में ही मानते हैं, गिरजा मुखर्जी जो हैं वो भी सेफ्टी वल्व की थियरी को स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से सेफ्टी वल्व की थियरी की बातें की गई, लेकिन अब इसमें क्या सच्चाई है कि क्या सच में वो सेफ्टी वल्व थियरी थी। और एओ ह्यूम जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, उनके पास ऐसी कौन सी रिपोर्ट थी या ऐसी कौन सी सूचना थी जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि उन्होंने कांग्रेस की स्थापना डफरिन के सहयोग से या उनकी सहमति से स्थापना की थी। कुछ 7 जिल्दों की बात की जाती है, 7 जिल्दों की खुफिया रिपोर्ट की बात की जाती है, और ये मुख्य रूप से जो 1913 में वेटरबन एक दूसरे ICS अधिकारी थे जिन्होंने एओ ह्यूम की जीवनी लिखी थी, उस जीवनी के आधार पर यह बात की जाती है कि जब एओ ह्यूम को 7 जिल्दों की CID की रिपोर्ट मिली थी जिससे ये उनको अंदाजा लगा था कि एक जन सैलाब या जनता के बीच एक असंतोष है और जनता जो है ताकत के बल पर ब्रिटिश सत्ता को पलटना चाहती है, और ऐसा ना हो इसलिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी। लाला लाजपत राय का कहना है कि ये हो सकता है या ये सच है कि एओ ह्यूम एक आज़ादी के समर्थक थे, आज़ादी के दीवाने थे, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सबसे पहले वो एक ब्रिटिश नागरिक थे। तो ऐसा नहीं है कि वो ब्रिटिश नागरिक या ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ कर सकते हैं, बल्कि अगर उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की तो इसमें उनका कोई ना कोई एक ब्रिटिश समर्थक रोल जरूर रहा होगा। इस रिपोर्ट की चर्चा ह्यूम की जो जीवनी है उसके पेज नंबर 80 और 81 पर की गई है, जो ह्यूम को मिली थी और जिसकी बातें वो करते हैं। इस रिपोर्ट को गुरुमुख निहाल सिंह सरकारी रिपोर्ट कहते हैं, CF एंड्रूज और गिरजा मुखर्जी इसको CID की रिपोर्ट कहते हैं, और लाला लाजपत राय इसको पुलिस की रिपोर्ट कहते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग नाम से इसको बतलाते हैं, और इस रिपोर्ट के आधार पर ही सारी बातें हुई। लेकिन एक चैप्टर उसमें ऐसा भी है जिसमें कुछ महात्माओं के रिपोर्ट की बात की जाती है, और जब हम उनकी तहकीकात करते हैं तब हमको लगता है कि ये जो रिपोर्ट है कोई CID की रिपोर्ट नहीं रही होगी, नंबर 1। नंबर 2, ह्यूम जो थे वो उस समय गृह विभाग में नहीं थे, बल्कि वो वाणिज्य, राजस्व और कृषि विभाग के सचिव थे, और उनकी पोस्टिंग शिमला में थी, जबकि गृह विभाग की जो फाइलें थी वो फाइलें दिल्ली में रखी जाती थी। तो ह्यूम की पहुंच उन फाइलों तक हो ही नहीं सकती थी, नंबर 1। नंबर 2,
उस समय जो खुफिया तंत्र था उसमें कुछ लोगों के अनुसार 30,000 लोग ही काम करते थे, बहुत ज़्यादा लोग काम नहीं करते थे। और वो खुफिया तंत्र जो है वो 7 जिल्दों की रिपोर्ट नहीं बना सकती थी। तो ये जो रिपोर्ट की बात है कि उसको किसी खुफिया तंत्र ने दिया था, इसको हम सही नहीं मान सकते हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं जरूर कि किसी महात्माओं की कोई बात रही होगी, लेकिन ये खुफिया विभाग की कोई रिपोर्ट नहीं थी। ह्यूम जो है वो मैडम ब्लावात्स्की के प्रभाव में आए और उनके प्रभाव में आने के बाद उनका संपर्क कुछ महात्माओं से हुआ और उन महात्माओं ने शायद ऐसी कोई बात कही होगी, जैसे एक महात्मा थे गुरु कूट होमीलाल सिंह, जिनसे ह्यूम का संपर्क था। और ये जो महात्माओं से संपर्क की बातें हैं वो ह्यूम के जीवनी की जो जीवनी है उसी में पेज नंबर 78 से 80 और पेज नंबर 82 और 83 पर मिलती है। अगर हम इन पेजों को अच्छे से पढ़ें तो हमारी जो एक भ्रांति है, एक जो कंफ्यूजन है कि कोई खुफिया रिपोर्ट थी, वो कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा। ये कोई खुफिया रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि ये बाबा कूट सिंह जो हैं उनके द्वारा ऐसी बातें कही गई थी। और इसकी चर्चा कुछ दूसरे लोग भी करते हैं। पायनियर के जो संपादक थे उन्होंने भी एक ऐसी बात कही थी कि ये 1880 में एक बाबा कूट सिंह जो थे उनकी एक चिट्ठी आई थी जिसमें यह कहा गया था कि महात्माओं ने ही अपनी ताकत से, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से जो 1857 की क्रांति थी उसको विफल कर दिया था। लेकिन अब ये रिपोर्ट वाली बात जो है वो सही नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि 1950s में इंग्लैंड के किसी अभिलेखागार में भी और भारत के भी किसी अभिलेखागार में भी नहीं पाया गया, जबकि सब इनके दस्तावेज जब उपलब्ध होने लगे तो इस तरह की कोई भी रिपोर्ट हमको नहीं मिली है। यहाँ तक कि डफरिन के जो निजी दस्तावेज हैं वो भी 1950s में सबके लिए अवेलेबल हो गए। उसमें भी ऐसी कोई चर्चा नहीं है कि डफरिन ने ह्यूम को कोई सपोर्ट किया होगा। हाँ, ये अलग बात है कि डफरिन से ह्यूम मिले जरूर थे और शायद इसकी चर्चा की होगी, लेकिन डफरिन का कोई भी सपोर्ट नहीं था। अलबत्ता गवर्नर थे री, उनको आगाह किया था कि जो भी ये कांग्रेस से जुड़े हुए, कांग्रेस संगठन से जुड़े हुए सदस्य हैं उनसे सतर्क रहना है। तो ये बातें क्लियर हो जाती है कि डफरिन की ऐसी कोई मंशा नहीं थी, या ये डफरिन के दिमाग की उपज नहीं थी जो कांग्रेस की स्थापना हुई, बल्कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई उसके पीछे के अलग अलग बैकग्राउंड थे। इंडियंस की अपनी एक सोच थी जिससे कांग्रेस की स्थापना हुई। बिपिन चंद्रा तो कहते हैं कि अब वो समय आ गया है कि ये जो महात्माओं की सोच है और महात्माओं की जो एक रिपोर्ट है उसको उन महात्माओं के साथ ही छोड़ दिया जाए। इस तरह की कोई बात नहीं है कि ह्यूम ने किसी खुफिया रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस की स्थापना की हो। अगर देखा जाए तो डफरिन कोई प्रयास ना भी करते तो कांग्रेस की स्थापना होती, इसलिए कि 1870 से 1880 तक का जो हम एक माहौल देखते हैं, भारतीय जो राष्ट्रवादी लोग थे या जो लीडर्स थे, तो उससे ये पता चलता है कि ये आसार बन रहे थे कि एक अखिल भारतीय स्तर पर कोई संगठन बनाया जाए। जितने भी प्रेसिडेंसी टाउन थे वहाँ अलग अलग संगठन बन चुके थे और उन एक अखिल भारतीय स्तर पर संगठन बनाने की कवायद भी शुरू हो गई थी। भारतीय जागृत हो चुके थे, उनके कुछ आंदोलनों से ऐसा पता चलता है। 1850 में जो है वो लॉक्स लेकी एक्ट के खिलाफ एक आंदोलन लोगों ने किया था। फिर जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया उसके खिलाफ भी भारतीय संगठित हुए थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था। 1881 में जो मजदूर थे, बगान मजदूर, उन लोगों के लिए भी भारतीय आंदोलन कर चुके थे। इल्बर्ट बिल जो 1883 में आया उसके खिलाफ भी भारतीय आंदोलन कर चुके थे। तो एक आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, लोग आंदोलित हो चुके थे और जो भी आंदोलन से जुड़े हुए लीडर्स थे उनके मन में एक अखिल भारतीय स्तर पर संगठन बनाने की
इच्छा हो गई थी और वो चाहते थे कि एक ऐसा संगठन बने जो अखिल भारतीय स्तर पर हो और जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करे। 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने, कलकत्ता की जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन थी, वो अन्य दो जो प्रेसिडेंसी थे, मद्रास और बॉम्बे, वहाँ भी अपनी शाखा स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। उसी तरह से 1885 में राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय कोष बनाने का भी प्रयास हो रहा था, जिसका उपयोग आंदोलन को संचालित करने में किया जाता। फिर यह भी देखा गया कि 1877 में जो दिल्ली दरबार लगा था, उसमें पत्रकारों ने एक नेटिव जो एक एसोसिएशन, मान पत्रकारों की का एक संगठन बनाया, जिसके अध्यक्ष बंगाली के जो संपादक थे एस.एन. बनर्जी, उनको बनाया गया। और एस.एन. बनर्जी ने ये कोशिश की कि साल में कम से कम 1 या 2 बार इसकी बैठक हो। तो एक तरह से अखिल भारतीय स्तर पर संगठन बनाने का प्रयास भारतीय नेताओं के द्वारा शुरू हो गया था, जो अलग अलग क्षेत्रों में हम देखते हैं। 1883 में ही इंडियन एसोसिएशन ने कलकत्ता में एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया और लोगों को एकजुट करने का प्रयास भी किया। क्षेत्रीय मतभेदों को दूर करने के लिए, या किसी भी तरह का क्षेत्रीय मतभेद दूर ना हो, इसके लिए ह्यूम जो है वो एक सबसे कारगर व्यक्ति थे, क्योंकि वो किसी भी क्षेत्र के नहीं थे और उनकी जो परा क्षेत्रीय इंट्रा रीजनल पहचान थी, वो कांग्रेस की स्थापना करने में उनके लिए मददगार साबित हुई और उनके नेतृत्व को सब मानने को तैयार भी हो गए। और यह भी देखा गया कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस ने भी ये एक परंपरा बनाई कि जिस क्षेत्र में कांग्रेस का शासन होगा, उस क्षेत्र का अध्यक्ष नहीं होगा, बल्कि किसी अन्य क्षेत्र का अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो इस क्षेत्रीय मतभेद को दूर करने का प्रयास किया गया। और यह भी कांग्रेस में परंपरा बनाई गई कि कोई भी प्रस्ताव जिसको अगर हिंदू या मुसलमान बहुमत से पसंद नहीं करेंगे, पारित नहीं करेंगे, तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। तो इस तरह से कांग्रेस की स्थापना हुई। जो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, उसमें 72 लोग शामिल हुए थे। और यह देखा गया कि धीरे धीरे महाराष्ट्र जो है वो नेतृत्व को अपने हाथ में ले रहा था और कलकत्ता का नेतृत्व जो है वो समाप्त हो रहा था। 72 लोगों में 38 जो मेंबर थे वो बम्बई से थे, जिसको मुंबई भी कहते हैं, और मद्रास से 21, जबकि कलकत्ता से सिर्फ 4 लोग शामिल हुए थे। हालांकि उस समय इंडियन एसोसिएशन की वहाँ बैठक हो रही थी, इस वजह से भी कम लोग आए थे। और पश्चिमोत्तर प्रांत से 7 लोग आए थे। तो इस तरह से 72 लोगों ने मिलकर, जिसके पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे, कांग्रेस की स्थापना होती है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि कांग्रेस की शुरू से एक कमजोरी रही है कि गैर कुलीन वर्गों का जो सदस्यता है वो कम रही है, बल्कि कुलीनों का एक वर्चस्व रहा है। तो ये एक अलग डिबेट का मुद्दा है। इस प्रकार से कांग्रेस की स्थापना होती है। और कुछ इतिहासकारों के अनुसार कांग्रेस की जो स्थापना शुरू में हुई, वो एक ऐसा संगठन था जो सीमित सुधारों वाला संगठन था। उसका बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा पहले नहीं था, धीरे धीरे वो पॉलिटिकल होता है। और ये हम देखते हैं कि कांग्रेस विभिन्न फेजों में अलग अलग रूप में काम करता है। शुरू का जो फेज है उसका 1885 से लेकर 1905 तक वो मॉडरेट फेज माना जाता है। उसके बाद का फेज एक्सट्रीमिस्ट फेज माना जाता है। फिर जब महात्मा गांधी नेतृत्व अपने हाथ में संभालते हैं तो गांधीयन एरा शुरू होती है, जिसमें कि अलग अलग आंदोलन होते हैं, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। और कांग्रेस अपने परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करता है। तो इस प्रकार से कांग्रेस की स्थापना का जो एक मिथक है सेफ्टी वाल्व वाला, वो मिथक अब गलत साबित होता है। बल्कि भारतीयों में एक जागरूकता आ रही थी, भारतीय एक संगठन बनाना चाह रहे थे और इसलिए इस संगठन का निर्माण होता है। तो कांग्रेस की स्थापना में आज बस इतना ही। फिर हम दूसरे वीडियो के साथ आएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो देखिए, लोगों को सजेस्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू टॉपिक।